नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार हिंसा के वक्त फायरिंग भी हुई थी। 3 हथियारों से फायरिंग के सबूत मिले हैं। मुख्य आरोपी और मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की राइफल भी जांच के लिए भेजी गई थी। बड़ी बात यह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में आरोपी आशीष मिश्रा की राइफल से गोली चलने की पुष्टि हुई है। वहीं एक दूसरे आरोपी अंकित दास की पिस्टल की भी जांच हुई। अंकित के गनर लतीफ की रिपीटर गन की भी जांच हुई है। घटनास्थल से भागने के दौरान लाइसेंसी असलों से फायरिंग हुई थी। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में किसी भी व्यक्ति को गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन जांच में पुलिस को गाड़ियों पर गोलियों के निशान मिले थे। इसी आधार पर राइफल जब्त किए गए थे। बता दें कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को 4 किसानों को एक एसयूवी द्वारा कथित तौर पर कुचल दिया गया था, जब वे एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके लौट रहे थे। में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी आशीष मिश्रा की राइफल से गोली चली थी। और क्राइम हेड ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, जो इस वक्त खुलासा हुआ है कि 3 हथियारों से फायरिंग के सबूत मिले हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट में, साथ ही यह भी खुलासा हो रहा है कि आरोपी जो आशीष मिश्रा है उसकी राइफल से भी गोली चली थी, तो क्या कुछ अपडेट इस मामले में आपके पास? देखिए, बिल्कुल हर साहब को बता दो कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जो है एक बड़ा खुलासा जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर हुआ है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि घटना के वक्त 3 बंदूकों से जो है फायरिंग हुई थी। फायरिंग जिस वक्त हुई थी उस समय बताया जा रहा है कि किसानों को कुचलने के बाद जब गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी तो उसके बाद जो है फायरिंग की गई है। फॉरेंसिक को डीओ पिस्टल जो है भेजी गई थी, जिसकी जांच के बाद जो है रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बीते दिनों जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई थी तो मंत्री के बेटे आशीष की जो राइफल थी उससे भी जो है फायरिंग की बात जो है निकलकर सामने आई है। यानी कि अब तक का इस सबसे बड़ा लखीमपुर मामले में खुलासा जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर हुआ है। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जिस आशीष मिश्रा की राइफल से जो है फायरिंग हुई थी उस फायरिंग के दौरान क्या किसी को गोली लगी थी या नहीं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद खड़ा हो गया है कि जिस तरीके से लगातार दावे किए जा रहे थे कि आशीष मिश्रा की राइफल से जो है कोई भी फायरिंग नहीं की गई है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट इसके जो है उलट आई है। इसके साथ ही दूसरे आरोपी अंकित दास की पिस्टल से भी जो है जांच में सामने आया है कि इस बंदूक से राइफल से भी जो है फायरिंग की गई है। यानी कि 3 जांच के लिए पिस्टल ये भेजी गई थी। तीनों ही जांच में पाया गया है कि घटना के बाद जो है भागने के दौरान जो है फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से लगातार दावे किए जा रहे थे कि किसी भी राइफल से या पिस्टल से फायरिंग नहीं की गई है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद इन सारी घटनाओं का जो एक के बाद एक दर पर जो है खुलासा होना शुरू हो गया है। ताहिर, बिल्कुल जिस तरह से अगर हम देखें ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसकी जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी संतुष्ट नहीं है। अगर उस हिसाब से देखा जाए, इधर खुलासा हो रहा है, उधर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से पुलिस ने और एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी उसके बाद जो है कोर्ट ने जो है सख्त रुख अपनाया था और साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से जो आरोपी जो है बनाए गए थे उनके पास जो है मोबाइल, उनकी लोकेशन की बात निकलकर सामने आई थी, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में जो है इस तरीके का हवाला नहीं दिया गया था, बल्कि इसका उलट जो है बताया जा रहा है कि एक आरोपी के मोबाइल को दर्शाया गया था, बाकी आरोपियों पर बताया गया था कि उनके पास मोबाइल नहीं था। जिस पर कोर्ट ने जो है अपनी आपत्ति जारी करते हुए साफ तौर पर कहा था कि जो जांच की गई है वो उनसे संतुष्ट नहीं है। अगर पुलिस के पास आरोपियों के मोबाइल नंबर नहीं है तो कोर्ट ने सीधा सीधा कहा था कि वो जो आरोपी हैं इनके मोबाइल नंबर जो है कोर्ट के पास मौजूद हैं। आरोपियों के मोबाइल की जांच की जाए और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही गई थी। ताहिर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ किसान नेता पवन खटाना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। पवन जी, अगर देखें जिस तरह से बड़ा खुलासा हुआ है कि आरोपी आशीष मिश्रा की राइफल से गोली चली थी, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि गोली किसी को लगी थी या नहीं लगी थी, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। क्या कहेंगे इस पर आप? पूरे लखीमपुर कांड पर पहले दिन ये कहा गया था कि जो किसान लड़का था वो नवरीत, बाद में जिसकी पीएम भी दोबारा हुआ था जी, उसमें ये कहा गया था कि इसकी जो डेथ हुई है वो गोली लगने से हुई है।
जी और जो पहले पीएम कराया उस पीएम की भी गलत रिपोर्ट थी। जी जिस देश के गृह राज्य मंत्री अपने पद पर बैठे हुए 120 का मुकदमा दर्ज है जी और जांच को जांच नहीं होने देना चाह रहे हैं। जी देश का सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है। जी क्या दिखाना चाहते हैं और क्या दर्शाना चाहती है सरकार? मतलब आप कानून को नहीं मानोगे, आप सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानोगे, आप तानाशाही तरीका से उस 120 के मुलजिम को अपने मंच साझा कराओगे जी तो क्या मान लिया जाए कि आप किसी को न्याय दिलाने की भूमिका में हैं? देश का गृह राज्य मंत्री 120 का मुलजिम है, 302 के बड़े केस में हाई कोर्ट से जमानत पर है, उसका बेटा 302 का मुलजिम है जो जेल में है। तो मतलब और कोई इस देश में कोई नेता नहीं गृह राज्य मंत्री बनने के लिए, उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। सरकार पूरी तरीका से फेलियर साबित हो रही है और देश का हर तबका, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वंचित हो, शोषित हो, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। यहाँ पर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय और जितनी भी संस्था है जी पर सरकार ने अपना प्रेशर बना दिया है कि जो लेकिन पवन खटाना जी जांच से संतुष्ट नहीं है, लेकिन एक तरफ ये खुलासे जो सामने आ रहे हैं वो आशीष मिश्रा के खिलाफ ही हैं। नहीं, अब खुलासा हो रहा है। अब एक बात बता दीजिए आप मुझे, 1 महीना हो गया जी खुलासा हुआ है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, उस पर खुलासा हो गया है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नहीं होता तो खत्म हो जाता मामला। अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और सुप्रीम कोर्ट स्वतः इसमें संज्ञान नहीं लेता, किसी ने थोड़ी कहा है वहां पर जाकर, सुप्रीम कोर्ट को ये लगा हमें स्वतः इसका संज्ञान लेना चाहिए, उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है। और फिर भी आप ये कह रहे हो कि भाई अगर वहां से आ रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट इन्हें इतनी डांट फटकार नहीं लगाता तो कुछ भी नहीं था इसमें। तो 8 आदमियों को कुचल दिया गया हो, पत्रकार की क्लियर हो गई आज। कल के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि गाड़ी से कुचला गया है पत्रकार को, जिसको ये कह रहे थे किसान के द्वारा मारा गया है। ये जो गलत जो तथ्य दिखाए जा रहे हैं और सरकार पूरी तरीका से अपना प्रेशर बना करके यहाँ पर सब पर प्रेशर बनाए हुए, वहां पर बहुत लोग ऐसे हैं जो गवाही नहीं दे पा रहे हैं इनकी डर की वजह से। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन खटाना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्राइम ब्यूरो ताहिर सैफी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ताहिर, पवन खटाना कह रहे हैं कि सरकार लगातार प्रेशर बना रही है, लोग गवाही देने से डर रहे हैं। से बात हुई है, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जिस तरीके से अब जांच धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है तो उन्हें उम्मीद है कि जल्द आरोपियों को जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें न्याय मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से किसानों जो है धरना प्रदर्शन के दौरान जो है किसानों को कुचला गया, किसानों के साथ साथ एक पत्रकार भी जो है उस दौरान जो है चपेट में आने से 8 लोगों की निर्मम जो है हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। राजनीति पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की गर्मा गई थी। लगातार विपक्ष जो है सरकार पर जांच को लेकर सवाल खड़े कर रहा था और गृह राज्य मंत्री का जो है इस्तीफे की मांग कर रहा था। तो साफ है कि जिस तरीके से कोर्ट ने जो है अपना सख्त रुख अपनाया है और जांच से संतुष्टि नहीं होने की जो है बात निकलकर सामने आई है, तो कहीं ना कहीं किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक गृह राज्य मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे, निष्पक्ष जो है इस पूरे मामले की जांच जो है नहीं हो पाएगी। यही एक सबसे बड़ा कारण जो है किसान मानकर चल रहे हैं और लगातार जो है कोर्ट की शरण जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जा सके और आरोपियों को एक के बाद एक गिरफ्तार करने के बाद जो है उन्हें उचित सजा के आधार पर जो है सलाखों के पीछे भेजा जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया ताहिर आपका तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी के महासचिव पी मुरलीधर राव ने अपने इस बयान से विवाद खड़ा कर दिया कि ब्राह्मण और बनिया समुदाय के लोग उनकी जेब में हैं। अब इस कथित बयान के बाद मध्य प्रदेश में पार्टी के प्रभारी राव विपक्षी दल कांग्रेस के निशाने पर आ गए। तो वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी से माफी मांगने की मांग की है, जबकि बाद में राव ने दावा किया कि विपक्षी दल ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। राव ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और उसकी सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को वोट बैंक के रूप में नहीं देख रही हैं, बल्कि उनके पिछड़ेपन, रोजगार और शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों को दूर करने पर विशेष ध्यान देने जा रही हैं। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। आप कहते रहे कि 1 सेकंड भाई साहब सुनो ना। अरे भाई साहब सुनिए ना, पूरा प्रश्न पूछा और मेरे को सुनना ही नहीं चाहते।
नहीं नहीं, एक सुनो, अरे भाई, मेरा वोट बैंक में और मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे नेताओं में, जब अब ब्राह्मण रहा तो ब्राह्मण पार्टी कहा, और बनिया है तो बनिया पार्टी कहा। राफेल डील पर विपक्ष के हल्ला मचाने के बीच बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि 2013 से पहले इस डील के लिए 65 करोड़ रुपए की घूस दी गई थी। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसकी सरकार में डील हुई ये पता चल गया है। 2007 और 2012 के बीच जो राफेल डील की गई थी उसमें ये घूस दी गई थी। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस बिना कमीशन के कुछ नहीं करती, कांग्रेस ने कमीशन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कुछ महीने पहले फ्रांस की एक मीडिया कंपनी मीडिया पार्टी ने खुलासा किया कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ था। जैसे ही ये खुलासा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आव देखा न ताव और देश के प्रधानमंत्री पर हमला बोला था। उस समय बीजेपी ने कहा कि इंतजार करिए, समय आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फ्रांस की एक मीडिया हाउस है जिसका नाम मीडिया पार्ट है। कुछ महीनों पहले मीडिया पार्ट ने यह खुलासा किया कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ था। जैसे ही यह खुलासा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आओ देखा ना ताओ तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और खास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला बोला। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इंतजार करिए, जब समूचा विषय सामने आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और आज जब मीडिया पार्ट ने अपने इस आर्टिकल के माध्यम से सच्चाई को सामने रखा है तो दिल दहल जाता है ये जान करके कि जहां तक राफेल का विषय है, ये कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी। और ये पूरा मामला 2007 और 2012 की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा। और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुनवाई होगी। इस मामले में आज अदालत में चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। इस केस में मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन, रामपुर के सपा सांसद आजम खान सहित कई सपा नेता आरोपी हैं। बता दें कि साल 2019 में मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में सपा सांसद आजम खान के स्वागत में सपा नेता आरिज मियां ने कार्यक्रम रखा था। इस दौरान आजम खान की मौजूदगी में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने जयप्रदा के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद जयप्रदा के मीडिया प्रभारी मुस्तफा हुसैन ने मुरादाबाद के कटघर थाने में आजम खान, अब्दुल्ला आजम, डॉक्टर एसटी हसन, संभल के पूर्व सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खान,
रामपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजहर खान और आयोजनकर्ता आरिज मियां के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मामले में कोर्ट में पेश न होने पर रामपुर के पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर खान को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है, जबकि बाकी के आरोपी जमानत पर चल रहे हैं। आरोपी द्वारा चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में दिए गए डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब आज इस मामले में आरोप तय होने हैं। देश में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा सोमवार से शुरू हो चुकी है। इसको देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा के दिन 10 नवंबर को अवकाश घोषित किया है। सीएम योगी ने कहा कि जिन जिलों में छठ का पर्व बड़े स्तर पर मनाया जाता है, उन जिलों में जिलाधिकारी छठ पर स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित कर सकते हैं। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई जिलों में कार्तिक मास में बड़े मेले आयोजित किए जाते हैं, इस पर भी जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित किया जा सकता है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एनसीबी के सामने अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। एनसीबी ने रविवार को ही आर्यन खान को पेश होने को कहा था, लेकिन उनके वकील ने बुखार होने की बात कहकर 2 दिन की मोहलत मांगी थी। इस लिहाज से आर्यन आज एसआईटी टीम के सामने पेश हो सकते हैं। आर्यन से एनसीबी एक बार पहले भी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन एसआईटी टीम बनने के बाद इस टीम ने रविवार से सभी आरोपियों के नए सिरे से बयान दर्ज करने शुरू किए। इसी सिलसिले में रविवार को अरबाज मर्चेंट और अचित कुमार से पूछताछ की थी। इधर एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगे वसूली के आरोपों की जांच जारी है। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने कथित डील करने वाली जगह का दौरा किया। ड्रग्स पार्टी वाले क्रूज पर जाकर भी जांच पड़ताल की। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने कल मुख्य गवाह प्रभाकर सैल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। श्रीनगर शहर में सोमवार शाम आतंकवादियों ने कश्मीर पंडित दुकानदार के एक सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में खुलासा हुआ है कि दुकानदार मालिक संदीप पिछले महीने मारे गए माखनलाल बिंदु के रिश्तेदार हैं। अब पुलिस ये छानबीन कर रही है कि कहीं आतंकियों का निशाना कश्मीरी पंडित संदीप मावा तो नहीं थे। सोमवार को वारदात होने से 2 घंटे पहले ही संदीप मावा अपनी दुकान से जा चुके थे। उनका सेल्समैन मोहम्मद इब्राहिम खान दुकान बंद कर संदीप की कार में बैठने जा रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। पंजाब पुलिस की एसआईटी ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम से जेल में करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। अपनी 2 अनुयायियों से दुष्कर्म के लिए 2017 में सजा सुनाए जाने के बाद से गुरमीत राम रहीम सिंह सुनारिया जेल में बंद है। इस दौरान सुनारिया जेल में गुरमीत राम रहीम ने तकरीबन 40 सवालों का सामना किया। गिरफ्तारी के बाद पहली बार किसी जांच एजेंसी के सामने बैठकर गुरमीत राम रहीम से पूछताछ की गई है। इस दौरान अधिकारियों का कहना है कि महानिरीक्षक एसपीएस परमार के नेतृत्व में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल सुबह राजपुरा से सुनारिया जेल के लिए रवाना हुआ। टीम के अन्य सदस्यों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एमएस भुल्लर, पुलिस उपाधीक्षक लखवीर सिंह और निरीक्षक दलवीर सिंह शामिल हैं। तमिलनाडु में लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य में भारी बारिश के कारण अब तक 4 लोगों की मौत हो गई। राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि चेन्नई में लगातार बारिश की वजह से थोड़ी राहत मिली, लेकिन शहर के कई क्षेत्रों और सड़कों पर पानी अभी भी जमा है। कई मार्गों पर वाहनों को दूसरे रास्तों की ओर मोड़ा जा रहा है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, चेंगलपेट और वेल्लोर समेत अन्य उत्तरी जिलों के ज्यादातर हिस्सों में सोमवार को सुबह से ही हल्की से मध्यम और रुक रुक कर बारिश हो रही है। 7 नवंबर को सुबह 8:30 से 8 नवंबर को सुबह 8:30 तक यहां और उपनगरीय इलाकों में 4 से 14 सेमी बारिश हुई। वहीं तिरुवन्नामलई, कांचीपुरम और कुड्डालोर समेत अन्य इलाकों में 3 सेमी तक बारिश हुई। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने मंगलवार से शहर और आसपास के इलाकों में और बारिश होने की संभावना जताई है। अमेरिका 8 नवंबर से भारत सहित पूरी तरह से टीकाकरण करा चुके अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सभी प्रतिबंधों को हटा लेगा। हालांकि उन्होंने देश के लिए उड़ान में सवार होने से पहले कोरोना की एक नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। यात्रा दिशा निर्देशों में जांच के प्रोटोकॉल शामिल हैं। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए बिना टीकाकरण वाले यात्रियों, चाहे अमेरिकी नागरिक हों या वैध स्थायी निवासी,
या कम संख्या में स्वीकृत गैर टीकाकृत विदेशी नागरिकों को अप्रस्थान के 1 दिन के भीतर जांच कराने की आवश्यकता होगी। बयान में कहा गया है कि पूरी तरह से टीका लगाए गए यात्रियों को विमान में सवार होने से पहले अमेरिका की यात्रा के 3 दिनों के भीतर पूर्व प्रस्थान नकारात्मक जांच रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता होगी। इसमें कहा गया है कि वयस्कों के साथ यात्रा कर रहे बिना टीकाकरण वाले नाबालिगों को उसी समय जांच कराने की आवश्यकता होगी। बयान के अनुसार यात्रियों को अपनी टीकाकरण की स्थिति दिखाने की आवश्यकता होगी और एयरलाइनों को यह पुष्टि करने के लिए नाम और जन्मतिथि का मिलान करना होगा कि यात्री वही व्यक्ति है जिसने टीकाकरण का प्रमाण दिया है। इसमें कहा गया है कि एयरलाइंस को उन यात्रियों को विमान में सवार होने से इनकार करना चाहिए जो इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या जिनकी कोविड-19 के लिए जांच रिपोर्ट सकारात्मक है। अमेरिकी यात्री उद्योग से जुड़े लोग राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रतिबंध हटाने के लिए कह रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।